ठीक है। और बताओ बाकी सब तो बढ़िया। 12 बजे वाली क्लास देखी थी क्या कल आप लोगों ने? कितने बच्चों ने 12 बजे वाली क्लास देखी थी? इंडेक्स वाली पढ़ा था कल। आज है ना स्पेशल क्लास यार। अरे यार मैंने शायद इवेंट नहीं बनाया ना। नहीं देखी क्या? अरे भाई देख लिया करो यार, काम की चीजें तुम्हारे लिए तो बना रहा हूँ और किसके लिए बना रहा हूँ? मेरे तो काम आएगी नहीं। आज भी है, आज जो है वो प्रिम्बल है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके अंदर, है ना? तो ज्वाइन कर लेना, मजा आ जाएगा पढ़ के। चलिए। और कैसे ज्वाइन करें? राजेश आपको क्या करना है, अकेडमी के अंदर एसएससी कैटेगरी के अंदर जो है ना, वो जाना, कैटेगरी चेंज कर लेना अपनी, रेलवे मैनेज गोल में जाके कैटेगरी चेंज कर लेना, एसएससी में जाना। ठीक है, सर्च के अंदर मुनेश शर्मा जो है वो सर्च करना, उसके बाद में फॉलो कर लेना, और उसके अंदर आपको क्लास है जो कि मिल जाएगी। ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें दोस्तों। आज का अपना पहला सवाल है, चलो कवर कर लेते हैं। अमित बोल रहे हैं कि सॉरी सर मैंने पिछली क्लास में कुछ गलत बोल दिया था। क्या बोल दिया था मुझे नहीं पता अमित। सॉरी मत बोलो, मुझे नहीं पता आपने कुछ क्या बोला था। आई डोंट नो अबाउट दैट। हाँ दोस्तों, आज अपना अर्थ डे भी है, तो हैप्पी अर्थ डे सभी दोस्तों को। तो बायोलॉजी, चलो ठीक है, 500 सीरीज के बाद में बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे ज्योति, डोंट वरी। पहला सवाल आपके सामने दोस्तों, पहला सवाल का जवाब दीजिए। और 11th जो अपना शेड्यूल है दोस्तों, किसके बीच में पावर है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है? बताइए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे 7th और 11th के बीच में। 7th और 11th के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो कि कंफ्यूज होने वाले हैं, मुझे मालूम है। चलिए, अभी का यहाँ पे आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी है, राजभन है, मनीष है। चलो, तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। स्टेट लेजिस्लेटिव और पंचायत के बीच में 11वां शेड्यूल बताता है, और स्टेट और सेंटर के बीच में, यानी कि स्टेट और अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं, तो ये आपका कौन सा है? ये आपका 7th है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, एग्जाम में बहुत बार है जो कि इसके बारे में पूछते हैं। मतलब ये एक्चुअली के अंदर यूनियन और सेंटर को बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग 7th शेड्यूल जो है ना हमारा, ये लोग हम लोग बोलते हैं कि यूनियन और स्टेट के लिए है। साथ में मुझे चलो बताओ, पहला शेड्यूल किस बारे में बोलता है? नंबर 1 किस बारे में बोलता है? नंबर 1 बताओ भाई, पहला शेड्यूल किस बारे में बात करता है? आर्ट्स की बात नहीं कर रहा, शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल सही है, नेम ऑफ स्टेट और उनके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को लेकर। ठीक है, नेम ऑफ स्टेट। ठीक है, ऐसे लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप तो बताते चलो भाई मेरे को। पहला तो हो गया नेम ऑफ स्टेट और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। दूसरा वाला जो शेड्यूल है वो किसके बारे में बताता है? प्रेसिडेंट की सैलरी, अलाउंसेस के बारे में, प्रिविलेज के बारे में, है ना, उनके बारे में। प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, मतलब जितने भी अपने सेंटर के लोग हैं, उन सबके जो भी है ना, सेंटर के और स्टेट के, उन सबके अलाउंसेस हो गए, प्रिविलेज हो गए, उसके बारे में। तीसरा जो अपना शेड्यूल है वो ओथ, शपथ के बारे में बताता है। चौथा वाला बताता है अपने राज्यसभा के अंदर सीट को लेकर, यूनियन टेरिटरी और स्टेट के अंदर कितनी होगी। पांचवा वाला बोलता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ना, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन होता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंट्रोल है ना, शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है पांचवा वाला। छठे वाले में थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, हम लोग एमएमटी के बारे में बात करते हैं। एमएमटी ए के बारे में, एमएमटी ए का मतलब है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम। इन 4 राज्यों के बारे में बात करते हैं, ट्राइबल एरियाज के बारे में, छठे शेड्यूल के अंदर। सातवें में मैंने आपको बताई दिया पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है। आठवें के अंदर क्या है? लैंग्वेज है। नौवे के अंदर हमारे क्या है? नौवे के अंदर वो है एक्ट और रेगुलेशन है, लैंड रिफॉर्म को लेकर, नौवे के अंदर। 10वें के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है। 11वें के अंदर मैंने आपको बताई दिया पंचायत को लेकर है, और 12वें के अंदर म्युनिसिपैलिटी को लेकर है। समझ गए? 11वां जो शेड्यूल था वो अपने 73 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, उसके तहत 29 मैटर है जो कि इसके अंदर डाले गए थे। उसी तरीके से 12वां जो शेड्यूल है हमारा, वो 74 अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में, जिसमें 29 तो उसमें था, 18 उसमें था। 18 मैटर है जो कि 12वें शेड्यूल के अंदर हमने डाले थे। ठीक है, इस डर सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जब बोल रहा है पहला क्वेश्चन क्लियर।
12 बजे वाली में कितनी क्लास हो गई है? एक क्लास हुई है आकाश अभी तक, कल ही लिया मैंने 12 बजे वाली में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों किस चीज से रिलेटेड था? बारह बजे आज भी है गाइस, आज भी 12 बजे वाली में क्लास है, क्यों नहीं है? एक बार रुक जाओ, मैं बना देता हूँ आपके लिए, 2 मिनट रुक जाओ गाइस, एक बार मैं बना देता हूँ 12 बजे ना। जो गाइस बन गया है अभी 12 बजे का, ठीक है ना? ओहो आज तो बनी यार, वो तो 6 घंटे पहले बनता है, दिक्कत हो गई। ठीक है। सर आपकी डॉक्यूमेंट्री बन रही है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री यार? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर बात करेंगे। रिजर्वेशन ऑफ एसटी एससी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, है ना? ये हमारा 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके तहत हमने क्या किया था, इसको इंक्लूड किया था। अभी जो 104 है ना, उसमें भी तो यही किया है हमने। जो हमारा 104 के अंदर भी तो हमने अमेंडमेंट के अंदर यही तो किया है, हमने एक्सटेंड किया है रिजर्वेशन एसटी और एससी का लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर, मालूम है ना? तो आपको दोनों आर्टिकल याद, दोनों अमेंडमेंट याद करने, 79 और 104, 79 और 104। प्रथम भारत अफ्रीका रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ओके, ये गाइस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो मैंने कल का बना दिया गाइस, आज का तो बन नहीं रहा है, वो क्या 6 घंटे पहले बनता है, मुझे ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैंने बना दिया है, 23 तारीख का बना दिया है, यानी कि कल का बना दिया है फिर मैंने, ठीक है ना? ठीक है गाइस, तो एक बार कल की क्लास में देख लेना, मैंने कल का बना दिया है स्पेशल क्लास, एक बार मैं देख लेता हूँ आपको। ठीक है, 23 तारीख को होगा, 12 से 1 बजे के बीच में होगा। चलो ठीक है, आज नहीं होगी फिर 12 बजे यार, आज नहीं हो पाएगी क्योंकि मैंने बनाया नहीं यार, कल ध्यान नहीं रहा मेरे को। आज 12 बजे नहीं होगा, कल 12 बजे होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगला सवाल आप लोगों का ये था, अरे यार ठीक है, यहाँ पे मैंने पूछा था आपसे इसको लेकर कि ये इंडिया अफ्रीका डिफेंस का जो मिनिस्ट्री कॉन्क्लेव है ये कहाँ पे करवाया गया है? आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों। इतने सारे काम होते हैं यार, ध्यान रहता नहीं कई बार। चले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लखनऊ के अंदर दोस्तों उसका आयोजित है, जो कि करवाया गया था। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था इंडिया अफ्रीका का डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग है ना, वो करवाई थी, है ना? डिफेंस एक्सपो के साथ में हुआ था एक्चुअली में। डिफेंस एक्सपो भी तो लखनऊ में हुआ था, याद है क्या? चलिए पोल नहीं करते, अपन डायरेक्टली कर लेते हैं यार। पोल के अंदर क्या अपने पास में इतना टाइम है नहीं। फुट और माउथ डिसीज दोस्तों एनिमल का, ओके, किससे होता है? मैं आपको पूरा टाइम नहीं दूंगा, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम देता हूँ पोल के अंदर। बताओ भाई जल्दी से। फुट और माउथ डिसीज की बात करें एनिमल के अंदर दोस्तों, जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। आज के टाइम पे दोस्तों आपको मालूम है वायरस ने काफी धमाल है जो कि मचा रखा है। ओके, ठीक है, दुनिया भर के अंदर वायरसेस ने जो है, वायरस से और कौन कौन से होते हैं भाई? वायरस से बहुत सारे डिजीज जो कि होते हैं, इबोला हो गया, निफा हो गया, ओके, इसके अलावा एड्स हो गया, ठीक है, इसके अलावा सार्स हो गया, उसके अलावा कोविड-19 तो ये है ही है। कॉमन कोल्ड भी इसी से होता है, समझ रहे हो? तो ये सारे डिजीज दोस्तों किससे होते हैं? आपको देखो एक चीज हमेशा क्लियर रखी जाना, कोई भी एग्जाम दो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिजीज किससे होता है।
वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, ये सब वायरस के बारे में पूछे। चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा, एड्स हो गया, मीसल्स हो गया, है ना, हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है, याद है ना। ये सारे वायरस है। कॉमन कोल्ड भी वायरस से होता है, सर्दी जुकाम होता है ना आपको, तो वो आपको इसलिए नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, वो आपसे इसलिए नहीं होता कि आपने कुछ है ना पहना नहीं है, वो इस वजह से होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर दोस्तों क्या हो जाता है कि एक वायरस है जो कि किसी और से चले जाता है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर फुट और माउथ डिजीज जो है वो वायरस से नहीं होता है। वायरस से होता है यार, कौन बोला आपको नहीं होता है, कौन बोला नहीं होता है, वायरस से होता है गाइस। फुट और माउथ डिजीज इसलिए तो मैंने कवर किया है क्योंकि मुझे मालूम है ये इसी से होता है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि फुट और माउथ लोगों को लगता है कि है ना बैक्टीरिया से होता होगा, प्रोटोजोआ से होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि छोटे बच्चों के अंदर काफी कॉमन होता है, ओके। माउथ जो है ना उसके अंदर सूज जाता है, बड़ा हो जाता है इसके अंदर। कोई कॉक्स वायरस का नाम भी कोई अजीब सा है, कॉक्स करके कुछ है, कॉक्स सैक करके है, ठीक है। नाम बताता हूँ आपको इसका भी, कॉक्स कोई सैक करके कुछ है, थोड़ा सा आगे नाम और है, जिसके वायरस की वजह से ये होता है। फंजाई से होता है, अरे कौन बोला फंजाई से होता है, कहाँ पे पढ़ा है आपने। एक बार एक काम करो, गूगल करो, किसी के पास गूगल है ना, यहाँ पे गूगल किसके पास है, गूगल करके बताना एक बार मेरे को फुट और माउथ डिजीज के बारे में। एक बार जो भी कोई बच्चे को लग रहा है ना, तो एक बार वो कर लो आप लोग, एक बार कंफर्म कर लो इसको है ना गूगल के ऊपर से। आगे बढ़े। मेरे पास नहीं है, हाँ, तो जिसके पास भी है ना एक बच्चा देख लो, एक बार चेक कर लो और उसका बता देना सारे बच्चों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित करी गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ओके। और ये फुट और माउथ डिजीज जो आपको मेजरली देखने को मिलता है वो एनिमल में मिलता है, जो पिग्स होते हैं, शिप्स होते हैं, कैटल होते हैं ना, उसके अंदर देखने को मिलता है, ओके। आगे बढ़ो भाई। कहाँ पे करी गई थी, हुगली के पास में कैलकाटा के अंदर करी गई थी 1855 के अंदर, ठीक है, बंगाल के अंदर। बंगाल वाला एरिया कौन सा है, 1855 के अंदर दोस्तों, कैलकाटा, कैलकाटा के पास में कहां पर है, रिल्शा, बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे रिल्शा आपका बिल्कुल सही आंसर है, वहां पे करी गई थी। शिवान समुद्र द्वीप किस नदी पर स्थित है, शिवान समुद्रम, ये लो आंसर ले लो भाई। शिवा समुद्रम आइलैंड के बारे में आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। और ये भी बता देना मेरे को दोस्तों कि ये कौन से राज्य में पड़ता है, एमपी है वैसे, मालूम है क्या, एमपी बना हुआ है इसी नाम से। कर्नाटका बिल्कुल सही है, यहाँ पे कुछ आंसर बच्चों का, कर्नाटका बिल्कुल सही है, और कावेरी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सी यहाँ पे 74% बच्चों का बिल्कुल सी आया है। ध्यान रखिए कर्नाटका दोस्तों, कर्नाटका के अंदर है। या आपसे आइलैंड के बारे में पूछे, आपसे फॉल के बारे में पूछे, आपसे डैम के बारे में पूछे, आंसर आपका समान हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन का फोन नहीं आया था सर, कौन सा फोन आएगा, क्या बोल रहे हो यार, हरिओम, पोल नहीं आया था सर, फोन नहीं पोल बोलते हैं उसको, अच्छा। हाँ कोई बात नहीं, भेज पड़ेगा, फोन कौन करके बता रहा है आंसर, क्या बात कर रहे हो, कोई बात नहीं यार, चलता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो कि सेटअप कर रहे हैं, ओके। बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है वैसे, शिवा सुंदरम फॉल के ऊपर है ना, दीवान, उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं दीवान, दीवान प्रोजेक्ट। चले आगे बात करते हैं, घाट प्रभा नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सवाल घाट प्रभा के बारे में। ले लो भाई ले लो, आपके पोल ले लो, पोल में ज्यादा मजा लगेगा आपको, यूट्यूब पे तो नहीं मिलता पोल। बताओ भाई, घाट प्रभा, देखो इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद करना है, GMB, GMB, TM। एक तो महाप्रभा हो गया, घाट प्रभा हो गया, भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, मूसी हो गया, ये सारी जो है ना प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है दोस्तों, किसकी, कृष्णा की, ठीक है। एक तो ये आपके घाट वाले भाई साहब हो गए, ठीक है, इसके अलावा एक हो गए बाल प्रभा वाले भाई साहब हो गए, एक मूसी हो गया, और बताओ भाई, एक भीमा हो गया, एक हो गया आपका तुंगभद्रा हो गया। ये सारे के सारे दोस्तों किसकी ट्रिब्यूटरीज है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है ना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए पीसीएफ फ्रेमवर्क में सी का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। पीसीए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म बताओगे आप, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये गाइडलाइंस होती है जो कि बैंक देता है दोस्तों किसी भी
बैंक को, ताकि वो आरबीआई देता है किसी भी बैंक को ताकि वो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये क्या बोलता है? आरबीआई बोलता है ऐसे बैंकों को बोलता है, गाइडलाइंस देता है कि आपकी पहले से रेल बनी हुई है और जो है रेल मत बनाइए, रिक्रूटमेंट मत करो, ठीक है, रिक्रूटमेंट मत करो, किसी को लोन मत दो वरना आपकी और रेल बन जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ये पीसीए फ्रेमवर्क गाइडलाइंस है जो कि आरबीआई जारी करता है। किसी अर्थव्यवस्था को जब ब्याज दर बढ़ जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया है दोस्तों तो क्या कंडीशन हो जाएगी? आंसर बता दो मेरे को। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का लॉजिक क्या हुआ, थोड़ा सा एक बार इसको हम अच्छे से देखते हैं, थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं अच्छी चीजों से। आपके मान लीजिए अभी रेट है, इंटरेस्ट रेट आपके मान लो 8% है करंट में, अभी ये कल को 12% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब आरबीआई या बैंक क्या चाह रहा है? आरबीआई और बैंक ये चाह रहे हैं कि जनता जो है ना वो लोन जो है वो नहीं ले, तभी तो रेट बढ़ाई है। अब जनता लोन कब नहीं लेगी? तब ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होगा, पैसा क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि इन्फ्लेशन की कंडीशन होगी, तभी तो जो है जनता को लोन देने से मना किया जा रहा है या फिर रेट है जो कि बढ़ाई जा रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया है, तो अभी क्या हो गया, आपके क्या फायदा हो जाएगा इसके अंदर? आपने बैंक के अंदर पैसे जमा कराए, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराया, अब आप बैंक को बोलोगे मैं तो ये पैसे को निकालूंगा, बैंक बोलेगा भाई साहब निकाले मत, पहले ही बहुत ज्यादा, ठीक है, हालत खराब है, तो हम क्या करते हैं, तेरे को इंटरेस्ट अच्छा दे देंगे, हम तेरे को इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, तू बैंक में पैसा रख ले, बैंक में जो है वो पैसा रख के तेरे को इंटरेस्ट रेट जो है वो हम बढ़ा के दे देंगे, तू निकाले मत। तो आपके कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न है ना वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ पे आपको आज के टाइम पे कितना मिलता है, 1 लाख रुपए अगर आप बैंक में रखते हो ना तो 4,000 रुपए मिलते हैं आपको साल भर के, 4% मिलता है आपको इंटरेस्ट रेट। कुछ बैंक जो होते हैं छोटे मोटे वो 6% भी देते हैं, लेकिन वो 6% देने वालों पे डूबने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जैसे कि एयू फाइनेंस बैंक 6% देता है आपको, लेकिन जो अच्छे बैंक है वो 4% ही देते हैं। सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, सेविंग अकाउंट में अगर आप 1 लाख रुपए रखते हो तो आपको साल के 4,000 रुपए मिलते हैं, यानी कि महीने का कितना हो गया? ठीक है, 400 रुपए मान लो, मतलब 400 रुपए के आसपास हो गए, 350 400 रुपए मान लो, 350 रुपए पर मंथ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब कंडीशन ऐसी हो जाती ना इकोनॉमी के अंदर, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तब ये कंडीशन होती है, बैंक मना करता है फिर आपको रेट बढ़ा देगा, ठीक है, वो पैसा नहीं निकालने के लिए करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर नहीं बना है? तुरंत बता दो भाई, आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, यहाँ पे बी और सी के अंदर टक्कर चल रही है काफी जबरदस्त। देखो कर्नाटक के अंदर दोस्तों कृष्णा राजा सागर डैम है, मालूम है क्या? ग्रेविटी डैम है एक, ओके, ठीक है। तो ये जो है ना वो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर नहीं बना हुआ है, कृष्णा के ऊपर नहीं बना हुआ है। श्रीशैलम तो बहुत ही फेमस डैम है यार, आप इसका आंसर कैसे कर सकते हो? नागार्जुन श्रीशैलम अल्माइटी तो बहुत ही फेमस डैम है, मतलब यार ये तो आपको गलत करना ही नहीं चाहिए आंसर, है ना? कंफ्यूजन आपको होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कृष्णा राजा सागर को लेकर। कृष्णा सागर एक्चुअली के अंदर क्या, एक लेक है और एक डैम भी बना हुआ है, लेकिन ये उसके पास में है, लेकिन कृष्णा के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं है, समझ रहे हो? कृष्णा उसकी ट्रिब्यूटरीज है ना जो हिमापति है और ये सब है, उसके पास में ही है ना, मांड्या नाम का डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर, ओके, वहां पर है ये। एक कृष्णा राजा वाडियार करके राजा हुआ करते थे मैसूर के, याद है क्या किसी को? तो उन्होंने क्या किया था, इस डैम का फॉर्मेशन किया था, समझ रहे हो? तो काफी पुराना डैम है, मतलब, है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव अधिकारों के हनन को रोकने के लिए कार्य कर रहा है? ह्यूमन राइट्स को रोकने के लिए कौन सा कार्य कर रहा है? 1 2 3 और 4, चार में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट को लेकर काम करती है? जल्दी से बताओ। ह्यूमन राइट काउंसिल का नाम नहीं लिखा है मैंने इसमें, मुझे मालूम है आप लोग बता दोगे, सबका काम याद होना चाहिए आपको, सबकी अपनी अपनी रिपोर्ट पे आती है। रेड क्रॉस तो काम करता है किसका? जो कि बाउंडेड सोल्जर्स होते हैं या फिर पेशेंट होते हैं, है ना, हेल्थ के लिए काम करता है कुल मिला के। यूएन आपको मालूम है दोस्तों, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की बात कर रहे हैं हम लोग, यूएनओ के अंदर हम लोग यूएनओ की बात कर रहे हैं, यूएनओ आंसर नहीं होगा गाइस। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये करप्शन के ऊपर काम करता है,
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये ह्यूमन राइट के ऊपर काम करती है। अगर मैं ह्यूमन राइट कमीशन के लिए लिखता ना, अगर मैं यूएन का ह्यूमन राइट कमीशन लिखता तो आपका आंसर जो है वो यूएन का ह्यूमन राइट कमीशन होता। यूएन तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे काम करता है, समझ रहे हो, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक्चुअली के अंदर प्रॉपर तरीके से ह्यूमन राइट के काम करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाना चाहिए। समझ लो, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो किसका हेडक्वार्टर है आपके लंदन के अंदर, ठीक है, लंदन के अंदर है। और पीटर पीटर करके एक आदमी है जो कि इसके हेड है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। टेलीग्राम पे आज के पीडीएफ नहीं मिला, डाल दूंगा यार, क्लासेस थी बैक टू बैक, टाइम नहीं मिला मेरे को यार, अभी भी 10 बजे भी रेगुलर क्लास है मतलब, है ना, तो टाइम मिला नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर हो गया लंदन के अंदर, और इसके जो हेड है ना वो पीटर करके कुछ नाम है उनका, पीटर पीटर करके है। एग्जाम में आएगा तो एक ही आएगा पीटर का वैसे भी चार तो पीटर पूछेंगे नहीं, तो आंसर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 1961 के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों, ठीक है, एक ह्यूमन राइट के लिए काम करती है। नियर बाय दुनिया में 80 लाख लोग हैं जो किसके मेंबर है, ओके, ठीक है, डन है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में केंद्र द्वारा राम मंदिर के निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है, चलो बताओ भाई, कौन बताएगा इसका आंसर। मंदिर वही बनेगा, बस वो वाला आंसर है, वो वाला क्वेश्चन है, मंदिर वही बनेगा चलो यहाँ पे काफी बच्चों का आंसर सही है यहाँ पे, जो कि पराशरन जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है ना, पराशरन जी को बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, एक बच्चे ने यहाँ पे पूरा नाम भेज दिया, रवि ने, पीटर बेनेंसॉन करके नाम है उनका, पीटर बेनेंसॉन, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित था, बहुत ही बढ़िया सवाल। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, सुनने में तो इकोनॉमिक्स लगता है, ठीक है, सुनने में तो लगता है कि भाई इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का मतलब तो, ठीक है, यही होता है कि भाई इकोनॉमिक्स की बात करी होगी, यही होगी, लेकिन यही तो चालाकी थी इकोनॉमिक्स की किताब के नाम के ऊपर अंदर जो है वो पॉलिटिकल सारी चीजें हैं जो कि डाल रखी थी, उसने सिखाया था। अर्थशास्त्र की किताब में बता रखा है कि कैसे आप एक अच्छी तरीके से पॉलिसी बना सकते हो एक राज्य को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए। जैसे कि आपके पास एक किला होना चाहिए राजा के पास, आसपास के जो लोग स्टेट्स हैं उससे आपकी मित्रता होनी चाहिए, आपके दुश्मन के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, आपके पास में स्पाई होने चाहिए, होता है ना जो खुफिया तंत्र, वो खुफिया तंत्र होना चाहिए जो कि काम करता रहना चाहिए। चलो, खुफिया तंत्र कभी भी जो है बेवकूफ लोग नहीं होने चाहिए, खुफिया तंत्र जबरदस्त होना चाहिए। अगर आपका खुफिया तंत्र खराब है ना तो राजा जो है, हाँ, रॉ के बारे में मतलब बहुत चीजें जानने को मिलती है, मतलब अभी मतलब अर्थशास्त्र के अंदर से ये मान के चलिए सब कुछ निकल के आ जाता है जो आज के टाइम पे बनी हुई है। जैसे कि रॉ है वो खुफिया तंत्र है, हमारे स्टेट जो है आसपास अगर हम उनसे मित्रता रखेंगे तो स्टेट एक दूसरे की मदद भी करते हैं, ओके। और राजा के पास में किला होना चाहिए, किला मतलब एक सीएम का बंगला होता है ठीक है, जो कि चारों तरफ से सिक्योर्ड होता है, वो कुछ इस तरीके की हो गया। तो राजनीतिक जीवन के बारे में बता रखा था ना इसके अंदर, काफी चीजें के बारे में इसमें बता रखा था ना। जो टीचर थे, गार्जियन थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों, स्कॉलर भी थे, तक्षशिला के अंदर टीचर भी हुआ करते थे, मालूम है ना, तक्षशिला के अंदर पढ़ाया करते थे, ओके, ठीक है। चलिए, और 1900 इसको रीडिस्कवर किया, इस किताब के बारे में जो है ना दोस्तों वो बहुत बाद में पता लगा वैसे, मतलब इस किताब का 12वीं सेंचुरी तक तो काफी इन्फ्लुएंस था, समझ रहे हो, यानी कि ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे लिखी हुई है ना, यानी कि आज से 2300 साल पहले की किताब लिखी हुई है, लेकिन ये किताब जो है 12वीं सेंचुरी तक तो लोगों को काफी इन्फ्लुएंस कर रही थी, लोग काफी पढ़ रहे थे जो पुराने राजा थे, लेकिन 12वीं सेंचुरी के बाद में ये किताब जो एकदम से गायब हो गई थी। उसके बाद में 1905 के अंदर इसको है ना एक शर्मा शास्त्री करके एक पर्सन थे, उनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। 1905 के अंदर इसको रीडिस्कवर किया गया, हम इसको बोलेंगे रीडिस्कवर, इसके द्वारा एक शर्मा शास्त्री करके एक थे, उनके द्वारा इसको रीडिस्कवर है जो कि किया गया था, और इसको वापस से पब्लिश किया गया 4 साल बाद में किया गया था, 1909 के अंदर इसको वापस से पब्लिश किया गया, और तब जाके दुनिया के लिए अवेलेबल है। और उसके बाद में इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ था, इंग्लिश में है 1915 के अंदर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, उसके बाद तो फिर खैर दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन है जो कि हुआ था, ठीक है। चलिए काफी कुछ चीजें आपको पता लग गई है, आगे बढ़ते हैं। लवनीश बोल रहे हैं कि सर इनको जो सब कुछ पता था तो खुद ही किंग क्यों नहीं बने। यार देखो, पुराने टाइम पे जो है ना वो ब्राह्मण किंग से ज्यादा ऊपर हुआ करता था, जो टीचर था ना, अरे भाई राजा किससे अपनी सलाह मशवरा लेगा, समझ रहे हो, अपने गुरु से ही तो लेगा। तो ब्राह्मण जो है ना वो क्या, वो ब्राह्मण आज के टाइम पे बोला जाता है कि जो भी शर्मा लगा रहा है वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण वो होता है जो कि ज्ञान देता है, समझ रहे हो, जिसके अंदर ज्ञान बहुत होता है, जो ज्ञान ले और ज्ञान दे, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं ब्राह्मण, ठीक है, जो आपको ब्रह्मांड का ज्ञान कराए,
वहां से ये वर्ड है जो कि निकल के आया था। तो अगर कोई आज ST SC है मान लीजिए और बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, लोगों को सिखा रहा है पढ़ा रहा है, तो वो भी ब्राह्मण है। बस आज के टाइम पे डेफिनेशन अलग कर दी गई है, समझ रहे हो। ब्राह्मण ज्ञान से बनता है, कर्म से बनता है, नाम से नहीं बनता है। ठीक है वो चलो ठीक है, अलग डायरेक्शन में बातें चली जाएगी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आज के कम पड़ जाएंगे। आगे बात करते हैं, किस मुगल राजा ने डंकन राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए अपने राज्य का बड़ा भाग है जो कि खर्च कर दिया था। मतलब कौन सा राजा है जिसने बोला कि मुझे तो जो है साउथ इंडिया चाहिए ही चाहिए, चाहे रुपया पैसा जायदाद कितना भी लग जाए। जल्दी से बताइए। आगे बात करते हैं, बिल्कुल सही है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। औरंगजेब ने दोस्तों आपको मालूम है शिवाजी के चक्कर में बहुत सारा जो है वो धन दौलत लगा दिया था और उसके बाद में कुछ कर भी नहीं पाए थे ज्यादा औरंगजेब साहब। और बोलते हैं कि है ना, औरंगजेब का मौत का कारण जो है सबसे बड़ी टेंशन जो थी ना वो शिवाजी थे, तो ये टेंशन ही जो है वो उसको औरंगजेब को मार गई थी, समझ रहे हो। ठीक है। और इसकी मौत हुई थी 1707 के अंदर। औरंगजेब का वो कहाँ पर है, टॉम कहाँ पर है, कोई बताएगा मुझे औरंगजेब टॉम कहाँ पर है। देखो जितने भी है ना, बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां शाहजहां जहांगीर औरंगजेब, सबके टॉम पता रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगाबाद बिल्कुल सही है ना, पेपर में आता है। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का श्रेय किसको दिया जाता है। परमानेंट सेटलमेंट दोस्तों बिहार के अंदर किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। परमानेंट सेटलमेंट के जो करने वाले थे वो उस टाइम पे थे कॉर्नवेल्स। कॉर्नवेल्स के बारे में आज सुबह 8 बजे भी पढ़ा था मैंने, इंडिया में ICS भी ये लेके आए थे, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में भी इन्होंने ही दोस्तों काम में किया था। ठीक है, इसे 1793 के अंदर है, बंगाल के अंदर में परमानेंट सेटलमेंट है जो कि किया था। ओके, जमींदार थे जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता था, जो कि जमीन के ओनर थे, और रेवेन्यू उनके द्वारा कलेक्ट जो कि किया जाता था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन के पहले प्रेसिडेंट दोस्तों कौन थे, जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पोल में गलत आ गया क्या, चलो कोई बात नहीं। लाला लाजपत राय आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सभी को मालूम है। ठीक है, ओके, लाला लाजपत राय जो थे वो ट्रेड कांग्रेस के ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन है जो कि भारत में बताई जाती है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी भी नहीं है। 1920 के अंदर दोस्तों इसका फॉर्मेशन किया गया था, कहा गया 1920 के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया था। और इसके पहले सेक्रेटरी बने थे दीवान दीवान लाल करके, पहले जनरल सेक्रेटरी जो बने थे ना उनका नाम था दीवान लाल। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों में कितने सदस्य जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको मालूम है दोस्तों 552 सीटें, 530 तो जाती है राज्यों के पास में, 500 उसके बाद 20 जाती है यूटी के पास में, और 2 थी जो कि एंग्लो इंडियंस के लिए थी जो कि अभी हटा दी गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में इंट्रोड्यूस है जो कि कर रखा है, बताओ भाई कौन बताएगा। वेलफेयर करना बहुत जरूरी है, जो कि आज के टाइम पे तो सब लोग भूल गए यार। तो वेलफेयर की बात करी गई थी कि राज्य के कल्याणकारी हितों के लिए जो है काम करना चाहिए। जो लेबर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी में रहते हैं, उनका वेलफेयर, उनको वेलफेयर से कोई भी राज्य है जो कि क्या बनेगा, आगे जाएगा। ठीक है, तो ये बातें करी गई थी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दोस्तों, हमारे संविधान के मेकर के द्वारा। ठीक है, और आज उन्हीं की बिल्कुल जो है हालत खराब है। ऑफिशियल कमिटी के अंदर, लैंग्वेज कमिटी में कितने लोग हैं जो कि होते हैं, मालूम है आपको बात, कितने मेंबर होते हैं भाई, जल्दी से बताओ। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 लोग होते हैं दोस्तों लोकसभा से, 10 लोग होते हैं राज्यसभा से। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 30 मेंबर होते हैं एक्चुअली के अंदर। ठीक है गाइस, फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास में होती है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, ये सुप्रीम कोर्ट के पास में होती है ना। फाइनल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है, इसका काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए हम इसको गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। आगे बढ़ते हैं, भारत में मोबाइल कोड किसकी देन है, जल्दी से बताइए। मोबाइल कोड के बारे में किसने बताया था, ये किसने स्टार्ट किया, ये थे अपने दोस्तों भगवती जी, PN भगवती, जो कि RTI लाए थे ना। RTI भी इन्हीं के टाइम पे आई थी आई गेस, भगवती जी के टाइम पे। हाँ, RTI भी भगवती जी के टाइम पे आई थी, और मोबाइल कोड की भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा पे जो है इसके बारे में बात करी गई थी। ठीक है, हरियाणा के अंदर दोस्तों पहली बार हरियाणा में किया गया था, हरियाणा में जो है हरियाणा है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था कोई 2007 के अंदर। ठीक है, RTI या RTE दोनों में से एक के टाइम पे, RTI थे, RTI के टाइम पे भगवती साहब थे, PIL के टाइम पे थे, सॉरी PIL के टाइम पे थे गाइस, याद आ गया, PIL बिल्कुल सही है, PIL के टाइम पे थे, है ना, PIL जो लगाते हैं ना पब्लिक
लिटिगेशन उसके टाइम पे वो भगवती साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अरुण थर्ड एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दोस्तों, किसकी मदद से जो है इसको करवाया जा रहा है? अरुण थर्ड बताइए। भारत जो है मदद कर रहा है इसको बनाने के अंदर। कौन से देश में बनाया जा रहा है इसको? नेपाल के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है गाइस। नेपाल में भारत मदद करता है। ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ये ऑटोबायोग्राफी दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताइए। प्रोफेसर है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा रिलीज करी गई थी। नाम क्या है? रामकृष्ण राव, इनके द्वारा दोस्तों इसको लिखा गया था, ठीक है। एचडीआई के अंदर दोस्तों क्या इंक्लूड नहीं होता है? अमृता सेन जो है और पाकिस्तान के भी एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उनके द्वारा एचडीआई की शुरुआत करी गई। दुनिया में कौन सा देश कितना डेवलप है ना, उसके अंदर 3 पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना वहां पे जीता है, पर कैपिटा इनकम क्या है, और वहां पे लिटरेसी रेट क्या है, ओके। इनके ऊपर देखा जाता है। सोशल इनक्वालिटी के जो है पैरामीटर्स में नहीं है गाइस, ठीक है गाइस। ये तो 3 चीजें हैं जो कि इसके अंदर देखी जाती है, एजुकेशन, एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम। लिटरेसी का मतलब हो गया एजुकेशन। भारत इसके अंदर काफी पीछे है, 140 नंबर पे है, 139 या 140 पे है, ओके। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है दोस्तों? डेवलपमेंट करवाने के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? बहुत ही सिंपल सा है, इरिगेशन। जो आप इरिगेशन में खर्चा करते हो वो आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जो कि माना जाता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर मूव करते हैं विदाउट सिंकिंग, डूबते भी नहीं है। क्यों नहीं डूबते भाई? कीड़े मकोड़े कभी डूबते हैं क्या? इरिगेशन में, रेलवे में, है ना, एयरपोर्ट पे अगर आप खर्चा कर रहे हो तो ये डेवलपमेंट का खर्चा है जो कि माना जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है ना दोस्तों, उसकी वजह से क्या रहते हैं, वो बैलेंस रहते हैं ना। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। स्टडी ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेसेस, क्या बोलते हैं इसको? लाइट का इफेक्ट अगर आप बायोलॉजिकल लाइफ के ऊपर देखोगे तो हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कौन सी स्टडी नाम बोलते हैं? फोटोबायोलॉजी कहते हैं। तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। लार्जेस्ट लेक भारत में कौन सी है? सबसे बड़ी लेक भारत में कौन सी है? फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर। देखो लॉन्गेस्ट पूछेंगे ना अगर आपसे, आपका आंसर हो जाएगा वेम्बनाथ लेक। अगर सॉल्ट की पूछेंगे तो चिल्का हो जाएगा। फ्रेश वाटर की पूछेंगे तो वुलर लेक हो जाएगा, ठीक है। वुलर लेक आपका सी आंसर है। हाइड्रोफाइट्स आर कहां पर मिलते हैं दोस्तों? ये वुलर लेक कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर ही है ना। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं दोस्तों, जो कि आपको एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं, यानी कि पानी वाले एनवायरनमेंट में जो मिलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? एक्वाटिक प्लांट है, जो कि कहते हैं। तो आपका भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का आपके महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, सबको समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? सॉल्ट के अंदर सांबर नहीं है, सांबर इनलैंड है। अगर आपसे सॉल्ट के आगे इनलैंड लगा देना, इनलैंड, इनलैंड अगर आपको लगा देंगे सॉल्ट लेक तो आपका सांबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके नाम के आगे इनलैंड नहीं लगा हुआ है, क्योंकि चारों तरफ से जमीन है ना सॉल्ट के आगे, लेक के आगे, ओके, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? चिल्का होगा, ठीक है। चलिए कल वापस मिलेंगे, कल तो नहीं, अब मिलेंगे वापस मंडे को। मंडे को क्लास अब अपनी अगली 3 दिन अपनी रेगुलर क्लास हो चुकी है। अब वापस से हम लोग मिलेंगे कहाँ पे?